चलिए बच्चों, अब हमें एक नई चीज़ पढ़नी है और थोड़े हम मैथ के जो बेसिक रूल्स होते हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है हेडिंग, वो भी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हेडिंग का नाम सिंपल सा है, मास का डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट जिसे हम बोलते हैं डेल्टा एम। क्या बोलते हैं? डेल्टा एम। ये है, ठीक है। अब देखिए मास डिफेक्ट क्या है। देखिए मैथ क्या बोलती है, पार्ट मैथ बोलती है, ये रफ में है, पार्ट इज स्मॉलर देन होल। अच्छा सर, पार्ट होल से क्या होता है? छोटा होता है। कौन सा होल? छेद वाला नहीं, टोटल, पूरा, कंप्लीट, उससे पार्ट हमेशा छोटा होगा। जैसे मान ली जाए यह एक पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा उसकी एक स्लाइस से बड़ा ही होगा। पिज़्ज़ा पूरा, पिज़्ज़ा नहीं सर, रोटी बोलो हम इंडियन है, ठीक है, ये रोटी एक टुकड़े से क्या होगी? बड़ी ही होगी। अच्छा, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ उल्टा होगा। किस संदर्भ में कहना चाह रहे हो सर? किस कंटेक्स्ट में कहना चाह रहे हो? क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि हमें एक टुकड़ा जो है पिज़्ज़ा का सेम टॉपिंग्स वाला हो, सेम क्रस्ट वाला हो, सेम थिकनेस वाला हो, उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा और होल के लिए कम पे करना पड़ेगा? ऐसा हो सकता है? हाँ, फिजिक्स में ऐसा होता है। कैसे होता है? देखो मैंने क्या बोला, इन अ न्यूक्लियस, अगर कोई न्यूक्लियस है, कौन सा न्यूक्लियस? सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस है ZXA, ठीक है। ये है, मान ली जाए इफ मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल M हो, ठीक है, एंड मास ऑफ न्यूक्लॉन्स, न्यूक्लॉन्स मतलब जो इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे, कौन कौन है? मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस ऑल न्यूट्रॉन्स, सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन्स ही तो मिलके न्यूक्लियॉन्स बनाएंगे, उनका मास। तो आपको पता है, देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z के बराबर होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने के बराबर होता है? बड़े से छोटे को माइनस करो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा ही ऐसे निकलते हैं, ऊपर वाले को नीचे से माइनस करो, क्योंकि A क्या होता है? दोनों का सम होता है, और Z में सिर्फ NP होता है। दोनों को माइनस करेंगे तो हम पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। और आपको ये भी पता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर कितने के ही? M के बराबर होता है। चलो इतना हमें समझ में आ गया। तो देखिए मास ऑफ ऑल प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन का मास कितना? कुल मिला के प्रोटॉन कितने हैं? Z हैं, और हर एक प्रोटॉन का मास M है, तो ये हो गया MZ, ठीक है। कुल मिला के न्यूट्रॉन्स का मास निकालना है, तो कुल मिला के न्यूट्रॉन्स कितने हैं? A माइनस Z है, और हर न्यूट्रॉन्स का मास कितना है? M है, ठीक है। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो MZ प्लस कितना? MA माइनस MZ, MZ से MZ कैंसिल, कितने के बराबर आ गया? MA के बराबर आ गया, ठीक, ये चीज़ होती है। अभी हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को लगभग सेम ही मान के चल रहे हैं, होता थोड़ा अलग है। अच्छा, आइडियली फिर 3 केस अराइज हुए। देखो आइडियली, ये स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, 3 केसेस अराइज हुए। क्या हैं वो 3 केसेस? वो 3 केसेस ये हैं कि सबसे पहले देखो आपका मन यही करेगा, ये जो मास ऑफ न्यूक्लियस है कैपिटल M, ये चलो पहले ये होगा, ऐसे लिख लेते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस। ऑब्वियसली क्या हो, आप खुद ही देखो ना, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे चल रहे हैं। तो आइडियली मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ न्यूक्लॉन्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, है नहीं है? भैया न्यूक्लियस किससे बना है? न्यूक्लॉन्स से बना है। अभी तक तो ऐसे मान रहे हैं, क्या पता अंदर कोई और भी अननोन पार्टिकल हो, देखेंगे वो क्या चीज़ है, बट अभी तो ऐसी है। मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब बाहर वाला खोल, और मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब अंदर वाला माल सेम हो। जैसे संतरा है, संतरे का छिलके के अंदर वाली चीज़ और छिलका मिला के और अंदर जो है उसका पल्प, दोनों मास क्या होने चाहिए? लगभग सेम होने चाहिए। छिलके का मास इतना थोड़ी होगा, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस है कैपिटल M, और मास ऑफ न्यूक्लॉन्स क्या है? MA निकला आपका। ये दोनों आइडियली लगभग क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। या इससे और ऊपर गए तो भाई बाहर वाला अंदर वाले से तो बड़ा होगा। अंदर क्या है? न्यूक्लॉन्स है, बाहर क्या है? खोल है, छिलके का मास भी मिला लो तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा। दूसरा कि हो सकता है कि न्यूक्लियस का मास न्यूक्लॉन्स से मास से क्या हो? ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता न्यूक्लियस में एक ऐसा पार्टिकल हो जिसे आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लॉन्स हैं, ये खाली जगह बच गई, क्या पता यहाँ पे कोई और पार्टिकल भी हो। अच्छा, तो ये देख 2 केस हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा केस में बहुत विवादित लिख रहा हूँ कि अंदर वाली चीज़ मतलब पार्ट
पार्ट है ना ये उसका, ये ज़्यादा हो जाए बाहर वाली चीज़ मतलब न्यूक्लियस से, मतलब होल से, पार्ट जो हो होल से क्या हो, ज़्यादा हो। अरे यार पार्ट क्या है, होल से क्या है, ज़्यादा है। ये तो आपने बहुत वायलेशन कर दी, बहुत खतरनाक चीज़ की। इसका मतलब आप एक कंसेप्ट ले आए नेगेटिव मास का। नेगेटिव मास का, नेगेटिव मास आपने कभी नहीं सुना होगा। आप 5 kg से 3 kg तो हटा सकते हो। ये बहुत अजीब सी चीज़ है कि मेरी जेब में 5 मूंगफलियाँ थी जिनका मास 100 ग्राम था, मैंने उनसे 200 ग्राम निकाल दी। अरे 100 ग्राम से 200 ग्राम कैसे निकाल दी तुम लोगों ने? यही चीज़ है यहाँ नेगेटिव मास। आप 5 kg से 3 kg हटा सकते हो, आप पे 2 kg बचेगा। पर मैं अगर बोलूँ 3 kg से 5 kg हटा दो तो आप पे -2 kg बचा। इसका मतलब ये नेगेटिव मास का कंसेप्ट आ गया। ये तो सर आपने बहुत अजीब बात कह दी, हम तो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है मतलब मास क्वांटाइज नहीं हो सकता। मास इज़ नॉट क्वांटाइज एज ऑफ नाउ। क्वांटाइज मतलब उसके पॉजिटिव वैल्यू भी हो और नेगेटिव वैल्यू भी हो। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, चार्ज था ±n ही, तो इसका मतलब भाई चार्ज को हम दे भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ऐसे मैं बोल रहा हूँ मास को दे भी सकते हैं, मास को निकाल भी सकते हैं, मास नेगेटिव भी आना चाहिए। सर ये तो हो ही नहीं सकती, तीसरी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, या तो पहली हो सकती है या तो दूसरी हो सकती है। बहुत ही बढ़िया। बट असली में ये दोनों ही गलत होती है और ये तीसरी सही हो जाती है, मतलब पार्ट होल से क्या हो, ज़्यादा हो। सर ये तो आपने बहुत विचित्र बातें कर दी, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम वीडियो बंद करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, पार्ट होल से कहाँ से ज़्यादा हो गया? नेगेटिव मास का कंसेप्ट क्यों ले आए हो सर? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ होता है, और इसका वैलिड रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप लिख लेना। इसके बाद अब मैं मास डिफेक्ट को बताता हूँ। दिस नेगेटिव डिफरेंस ऑफ मास, ये जो डिफरेंस आया ना मास का, पार्ट क्या है, अंदर न्यूक्लॉन्स चीज़, बाहर क्या है, होल है, पूरा मास ऑफ न्यूक्लॉन्स, इसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या है, दिस मतलब यहाँ के बाद आप दोबारा हेडिंग लगाना मास डिफेक्ट और फिर लिखना दिस नेगेटिव, बहुत मेन है, नेगेटिव डिफरेंस है क्योंकि यहाँ होल पार्ट से ज़्यादा हो गया। तो दिस नेगेटिव डिफरेंस ऑफ मास, डिफरेंस ऑफ मास is called mass defect, is called mass defect। अच्छा सर ये जो नेगेटिव डिफरेंस ऑफ मास है इसे मास डिफेक्ट कहते हैं, चलो मान लिया, बट इसका हमें एक एक्सप्लेनेशन दो, ऐसा क्यों है? तो पहले बच्चे मैं मास डिफेक्ट तो लिख लूँ। मास डिफेक्ट क्या है, डेल्टा m, किसका मास ज़्यादा है, न्यूक्लॉन्स का, तो मास ऑफ न्यूक्लॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मत लिखो सर, हमें दर्द हो रहा है बहुत, ऐसे क्यों लिख दिया आपने? होल को कम लिख दिया आपने पार्ट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लेते हैं, बात मानिए करो एल्टर्स की। चलो अब देखो ये आपने लिख लिया है, मास डिफेक्ट बता दिया है, इसे ज़रा खोलते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में थोड़ा फ़र्क होता है, तो अब मैं ऐसा लिखना चाहूँगा, देखो मास ऑफ न्यूक्लॉन्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी हैं, तो z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारा न्यूक्लॉन्स का मास हो गया माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, हमने कैपिटल M माना है। ये आपका मास डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया? मास डिफेक्ट। इसका रीज़न बताइए सर, ये होता क्यों है? तो देखिए रीज़न क्या है, देखो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, जिसमें कुछ प्रोटॉन्स है और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, कुछ प्रोटॉन्स हैं कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, कुछ प्रोटॉन्स हैं कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे आप इंटरेक्शन देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के टाइप्स कैसे है, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। अच्छा टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, एक तो है न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच। अच्छा न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच कितने तरह के, किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कितने तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, या तो ग्रेविटेशनल हो, ग्रेविटेशनल यहाँ नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि मास इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ चार्ज भी नहीं है तो नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे ही जीरो है। अच्छा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जीरो होगा, बताओ क्यों? क्योंकि भाई एक न्यूट्रल है एक पे पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ होगी, दोनों पे चार्ज होना चाहिए। ग्रेविटेशनल हम वैसे ही नेगलेक्ट करेंगे, नाना फ्रिक्शन नहीं मानना है ना। बट एक दिक्कत है, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच क्या लगा,
प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच लगा फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन सा वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। ग्रेविटेशनल अभी भी 0 है। अच्छा आप समझो, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या होगा, यहीं से आपकी सारी कहानी पलटेगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या होगा? प्रोटॉन पेयर्स tries to repel each other and keep maximum distance from each other। अच्छा, इसका मतलब दो प्रोटॉन्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। जैसे इनके बीच में हो गया, इनके बीच में हो गया, इनके बीच में हो गया, और ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। मतलब इस प्रोटॉन की टेंडेंसी होगी इधर जाने की, इस प्रोटॉन की होगी इधर जाने की, इस प्रोटॉन की होगी इधर जाने की। अच्छा, ओहो, इसका मतलब ये हमारा जो न्यूक्लियस सिस्टम उसे क्या बनाना चाह रहे हैं? अनस्टेबल बनाना चाह रहे हैं। भैया न्यूक्लियस तो चाहता है ना कि सबके सब साथ में ही रहें। मैं क्यों ऐसा वो करूं, पार्शियलिटी दिखाऊं कि न्यूट्रॉन को ज़्यादा प्यार करूं, प्रोटॉन को कम प्यार करूं? ऐसा तो नहीं है। मेरे तो एक फादर फिगर टाइप का रूल है, तो मैं सबको ही साथ में एक साथ बाइंड करके रखना चाहता हूं, बांध के रखना चाहता हूं। जबकि प्रोटॉन अभी नए नवेले हैं बच्चे, ये क्या करना चाहते हैं? लड़ना चाहते हैं, मिटना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। अच्छा, तो न्यूक्लियस का सिस्टम अनस्टेबल बनाएगा। चलो ये हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, अच्छा एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या करें? इंक्रीज करें। इसका मतलब प्रोटॉन के पेयर्स भी, जितने प्रोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे उतने प्रोटॉन्स के पेयर्स भी क्या करेंगे? बढ़ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? अच्छा, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब हम लाइटर न्यूक्लाई से हैवी न्यूक्लाई की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन पेयर भी बढ़ जाएगा, और जितने ज़्यादा प्रोटॉन पेयर बढ़ गया उतना फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लो पहले 2 ही प्रोटॉन आपस में रिपेल कर रहे थे, अब 10 करेंगे, फिर 20 करेंगे, फिर 40 करेंगे, फिर 100 करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब अनस्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अनस्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब न्यूक्लियस इस अनस्टेबिलिटी को बेयर नहीं कर पाएगा और वो फट जाएगा तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा उसका। न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो एटम्स कैसे रहेंगे? एटम ही नहीं रहेगा तो कंपाउंड्स कैसे बनेंगे? कंपाउंड ही नहीं बनेंगे तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी? पर हम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइफ तो है, सस्टेन हो रही है इतनी करोड़ों सालों से। तो कुछ तो चीज़ होगी, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि क्योंकि हैवी न्यूक्लाई एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें प्रोटॉन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो पेयर्स भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बहुत तगड़े मैग्नीट्यूड का होगा, तो अनस्टेबिलिटी भी बरकरार है। अब इस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म कैसे करें? इस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म न्यूक्लियस नहीं करना है, वही फादर फिगर है, करेगा कैसे? अब देखो वो चीज़, इसीलिए तो मास डिफेक्ट आया। अब समझे आप सारी चीज़? मैंने बताया ना रीज़न क्या था, इंट्रैक्शन इतनी तरीके के है, 2 इंट्रैक्शन से तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन पेयर एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे तो अनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि न्यूक्लियस तो उन्हें पास रखना चाहता है और रिपल्शन की वजह से ये दोनों दूर जाना चाहेंगे। अब जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा प्रोटॉन पेयर्स भी बढ़ेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ेगा, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। इस अनस्टेबिलिटी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर यह अनस्टेबल होगा तो एक समय में न्यूक्लियस इस अनस्टेबिलिटी को बियर सहन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो ख़राब या डिसइंटीग्रेट हो सकता है। अगर न्यूक्लियस ही डिसइंटीग्रेट हो गया, जैसे अर्थ का कोर हमने ख़त्म कर दिया, टेराफॉर्म कर दिया उसे, तो अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, ऐसी लाइफ भी सस्टेन नहीं हो सकती। तो कुछ तो ऐसी चीज़ है क्योंकि लाइफ सस्टेन कर रही है, जिसकी वजह से हम इसको हटाएंगे। अब देखो समझो क्या है, टू मिनिमाइज दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, नेचर, मैं उसे गॉड ही कहूँगा, आई बिलीव इन हायर पावर, नेचर या गॉड ने क्या करा? मास डिफेक्ट को क्रिएट करा। ये जो आप सोच रहे थे ना पार्ट होल से ज़्यादा हो गया है, ये इसी वजह से हुआ। उसने मास डिफेक्ट को क्यों क्रिएट करा? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत हद पार कर चुका था, उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी बहुत ख़तरनाक आने लगी थी। तो उसके लिए ही हमें देखना है क्या चीज़ है। जरा मैं इंक भर लूँ फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं कि ये मास डिफेक्ट आया क्यों और इस स्टेबिलिटी को, अनस्टेबिलिटी को और फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम कैसे करेगा। तो रीज़न के अंदर ये टू मिनिमाइज
टू मिनिमाइज दिस अनस्टेबिलिटी, या जिसे हम फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कह सकते हैं, इस फोर्स ऑफ रिपल्शन या अनस्टेबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए जो हमारा नेचर है, नेचर डिवाइन बीइंग कुछ भी हो सकता है, नेचर क्रिएट्स मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, नेचर ने मास डिफेक्ट को बनाया डेल्टा एम को, एंड देन दिस मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ वेलोसिटी गिव्स, क्या देगा, देखो, गिव्स बाइंडिंग एनर्जी, क्या देगा, बाइंडिंग एनर्जी देगा, बाइंडिंग एनर्जी BE, विच compensate for force of repulsion and make system stable, सिस्टम को स्टेबल बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों हैं आपको भी पता है, मास डिफेक्ट क्यों हुआ, अब ज़रा हम समझते हैं इसे। देखिए मैंने क्या लिखा कि इस अनस्टेबिलिटी को मिनिमाइज़ करने के लिए या फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम करने के लिए नेचर जो है, कुछ भी मानो आप उस नेचर को, आप किसी भी फेथ में बिलीव करते हो कोई बात नहीं, नेचर ने मास डिफेक्ट बनाया, और इस मास डिफेक्ट को जब हमने लाइट की वेलोसिटी से स्क्वायर से क्या करा, मल्टीप्लाई करा, मतलब आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस लगाया, तो जो हमारा मास डिफेक्ट था उसे जब हमने लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो हम पे एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हुई जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। नाम ही बता रहे बाइंड करेगी, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन का कम दूर भेजना है, बाइंडिंग एनर्जी उसे पास लाके बाइंड करेगी, चिपका के रखेगी न्यूक्लियस के अंदर। जब ये बाइंडिंग एनर्जी फोर्स ऑफ न्यूक्लियस को, जो हमारा प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स है, ठीक है, उसे क्या कर देती है, सप्रेस कर लेती है, जिसकी वजह से जो अनस्टेबिलिटी आती थी अब वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होकर सिस्टम स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का वैसे पूरा फार्मूला ये होता है, डेल्टा एम को अगर आप पूरा लिखें तो क्या होगा, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर माइनस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, और यहाँ पे लगेगा c स्क्वायर। ये बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो नेचर ने क्रिएट करी, और ये हैवी न्यूक्लियस को मद्देनज़र कीप इन माइंड में रखते हुए करी, ताकि जब हैवी न्यूक्लियस में हैवी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पेयर बढ़ जाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी। तो उसने पहले क्या करा, पार्ट इज ग्रेटर देन होल बना के मास डिफेक्ट ले आई, उस मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके उसने बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की वजह से सारे पेयर्स आपस में क्या रहते हैं, भाईचारा बना के रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम पे, जब आपको मास डिफेक्ट का सही पता चल गया कि क्या चक्कर थी, अब हमें ये देखना है कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। देखो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ऐसे फिजियोलॉजिकल टर्म में तो नहीं लिख सकते, है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी की फिजिक्स से डेफिनेशन क्या बोलता है, बाइंडिंग एनर्जी वैसे होल में भी दिखती है और पर न्यूक्लियन भी देखते हैं, मास नंबर को डिवाइड करके भी देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी की रेडियो एक्टिविटी में या न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या डेफिनेशन है, देखो बाइंडिंग एनर्जी को हम अंदर से ना देख के बाहर से देखेंगे, अंदर सिस्टम का नहीं पता, हम एज अ होल बाहर से देखेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, देखो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है कि अगर वो किसी न्यूक्लियस को मिल जाए, बाइंडिंग एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि अगर वो किसी न्यूक्लियस को मिल जाए तो ये एनर्जी इस काम आएगी कि दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन्स के पेयर एक दूसरे से इतने दूर कर देगी ये एनर्जी, इसको यूज़ करके कोई भी दो प्रोटॉन पेयर या न्यूट्रॉन पेयर या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर इतने दूर हो चलेंगे कि वो कभी दोबारा इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चल जाएंगे, एक दूसरे के साथ वो दोबारा कभी इंटरेक्शन में आ नहीं पाएंगे। ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन है। हम ऐसे ही बनाते हैं फिजिक्स में डेफिनेशन ज़्यादातर कि बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी न्यूक्लियस को सप्लाई कर दो ताकि उसके अंदर के न्यूक्लॉन्स कभी भी एक दूसरे से मिल ना पाएँ। ठीक है, चलो तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, फॉर अ न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस के लिए
इट इज़ डिफाइंड एज डेट एनर्जी, और यहाँ पे जनरली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो मैं एनर्जी भी बोल सकता हूँ या पोटेंशियल भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फॉर अ न्यूक्लियस इट इज़ डिफाइंड एज दैट एनर्जी या पोटेंशियल विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लॉन्स infinite distance apart। अब तो इन्फिनिटी भी मान सकते हो, इन्फिनिटी हर चीज़ का अलग होता है, इसलिए मैं वो विवादित चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। ये लिख लेता हूँ कि इनको इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट कर लेंगे सो दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये दोबारा इंटरेक्ट नहीं करे, दोबारा मतलब अगेन, ठीक है। तो ये है हम पे डेफिनेशन कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज दैट एनर्जी या पोटेंशियल which is required to separate nucleons infinite distance apart so that they may not interact with each other again, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको और भी चीज़ बताऊंगा, बट पहले हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले समझ जाते हैं क्या चीज़ होती है, ठीक है। चलो तो हेडिंग लगा दीजिए आप लोग सब, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। तो अभी आप हेडिंग लगा लीजिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी BE पर न्यूक्लियन की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, इट इज़ द एवरेज एनर्जी यू हैव टू स्पेंड टू रिमूव अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इन्फिनाइट डिस्टेंस। ये वही है, ये एवरेज एनर्जी है, वो तो बाइंडिंग थी, ये एवरेज एनर्जी है पर न्यूक्लियन। तो इट इज़ द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियंस टू इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट इन न्यूक्लियस, ठीक है। उनका इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, आप ये मत समझो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे, न्यूक्लियस से बाहर नहीं है, बट न्यूक्लियस में वो उनका जो इन्फिनाइट डिस्टेंस होगा, न्यूट्रॉन भी मान लो, प्रोटॉन मान लो, कुछ उतने दूर में पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकालना भाई, आयनाइजेशन नहीं करना, बस न्यूक्लियस में ही रहते हुए एक दूसरे से वो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फिनाइट डिस्टेंस में रहेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा आप लोगों ने, इट इज़ द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियंस टू इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट इन न्यूक्लियस।